हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका सभी का। और सबसे पहले आपको हैप्पी शिवरात्रि। तो आज के टॉपिक में जानने से पहले जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राजनीति के ऐसे दृढ़ पिलर के रूप में इन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा तय करने का काम किया है, जिसका भारत की स्वतंत्रता में या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका हमेशा स्मरणीय रहेगी। बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इनको उग्र राष्ट्रवादी के रूप में इनको जाना जाता है। और उग्र राष्ट्रवादी वो होता है, यानी कि जैसे एक राष्ट्रवाद होता है किसी भी, जैसे हम अपने देश में रहते हैं, हर किसी का, जैसे कोई भी लगा लो आप, कोई भी देश है, हर देश से अपनी जोग्राफिकल कंडीशन से लेके लगा लो, उसका स्वर्णिम इतिहास को लेकर लगा लो, हर देश अपने अपने देश से, अपनी भूमि से, अपनी मिट्टी से उसका जुड़ाव होता है। उस जुड़ाव से वो क्या होता है, लोगों में आपसी एकता की भावना होती है। जैसे हम अपने देश की बात करें, भारत की बात की जाए, तो भारत का जुड़ाव जैसे हम देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में क्या था, लोग के बाद में आर्यन सभ्यता का उदय होता है। ठीक है, आर्यन सभ्यता के बाद में हम देखते हैं कि लोगों का एक, जैसे आज का जो कॉन्सेप्ट है, सनातन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हम जैसे उसका वैसे तो उसका विस्तार हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। जैसे पशुपति की मोहर मिली है, वहां पे जो प्रकृति के साथ में जो लोगों का जुड़ाव था, प्रकृति के द्वारा ही लोग अलग अलग देवताओं का क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। लेकिन जब वैदिक सभ्यता की बात की जाती है तो हड़प्पा सभ्यता से ही, जैसे कि अलग अलग जगह पे अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में इंद्र का, वरुण का, विष्णु का अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से उनका उल्लेख मिला है, अभिलेख के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से या पांडुलिपि के माध्यम से। तो वो क्या होता है कि एक उस जगह पे, उस जगह जोग्राफिकल जगह पे रहने वाले लोगों का उसके प्रति आस्था होती है। और वो आस्था ही क्या करती है, समय के साथ एक सोसाइटी का, एक समाज का निर्माण करती है। उस समाज के निर्माण में ही क्या होता है, लोगों का आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एक कल्चरली जुड़ाव होता है आपस में। वो तो उसी को राष्ट्रवाद के रूप में हम अगर बात की जाए, उसी को वो राष्ट्रवाद के रूप में लेके आए, तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक जो टाइम रहा है हमारा, या उसके बाद में मौर्योत्तर या मौर्य काल रहा है, गुप्त काल रहा है, हर वो व्यक्ति या हर वो साम्राज्य जिसने भारत के ऊपर, भारत की भूमि के ऊपर जिसने शासन किया है, या जो उस समय, उस समकालीन समय में जो मेजर पावर में रहा है, उसने क्या किया है, लोगों के लिए धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ये राष्ट्रवाद से जुड़ के, राष्ट्रवाद से मैं उस धर्म को जोड़ रहा हूँ, एंशिएंट टाइम की जो हमारा जो प्राचीन काल का जो समय रहा है, उसको राष्ट्रवाद से जोड़ के मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ये चीजें रिलेट होती है एक दूसरे से। रिलेट होने का कारण यही है क्योंकि जब हम अतीत में देखते हैं कि, जैसे अतीत में हम देखते हैं कि अतीत में जो हमारी जो क्रियाकलाप थे, हमारी जो सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक जो भी क्रियाकलाप थे, वो सभी हमारे दूसरे के, एक दूसरे से जुड़ाव का काम करते हैं। और वो जुड़ाव क्या होता है, लोगों में एकता की भावना पैदा करता है कि हम जिस जगह पे, जिस जोग्राफिकल एरिया में हम रह रहे हैं, उन सबका हित एक है, हम सबकी नीति सबकी एक है, और हम सबके क्रियाकलाप भी एक है। उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे की कनेक्टिविटी आती है लोगों में। और जब कनेक्टिविटी आती है तो उस एक राष्ट्र को हम उसको ये नहीं कह सकते कि एक जोग्राफिकल कंडीशन में बंधा हुआ देश है, नहीं। राष्ट्रवाद वो भावना होती है जो किसी भी, चाहे वो कल्चरली, जोग्राफी की बात में बात की जाए तो भारत विश्व का सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे हर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की एरिया पे बोली का स्वरूप बदल जाता है। हर स्टेट का अपना एक जोग्राफिकल, धार्मिक, सांस्कृतिक, अगर कल्चरली उसका अपना एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी हम क्या है, इंडियन बोला जाता है उनको, हम इंडियन है, क्योंकि हमारा जो एंशिएंट जो हमारा पीरियड रहा, वो हमें एकता में बांधने का, एक सूत्र में बांधने का काम करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो हमें हमारे अतीत के साथ एक होने का लगाव देती है, और वो देश के प्रति प्यार को, देश के प्रति समर्पण को बताती है वो चीजें। फिर बात कर रहे हैं हम आज बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रवादी बोला जाता है। उग्र राष्ट्रवादी क्या होता है कि एक यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। यथार्थवाद क्या होता है कि क्रिया के ऊपर उसकी प्रतिक्रिया देना। और प्रतिक्रिया क्या होती है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ है 23 जुलाई 1856 को, और ये ऐसा समय था, इसके अगले साल क्या होता, 1857 की क्रांति हुई थी। और क्रांति हुई थी वो किसके खिलाफ हुई थी, वो ब्रिटिश के खिलाफ हुई थी। क्योंकि ऐसा माना जाता है, या उस समय के इतिहासकारों ने अपने लेखन में उस चीज को विवरण दिया है कि वह उस समय क्या था, वहां की लोगों को, या जो सैनिक थे, उन सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस अपने मुंह से छील के, क्योंकि वो एक, और ऐसा माना जाता है, उसके पीछे की क्या मान्यता है कि जो उसके ऊपर जो चर्बी लगी हुई थी वो गाय और सुअर की चर्बी होती थी। और गाय और सुअर की चर्बी होने से वो क्या था, एक धर्म को, जैसे हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, इस्लाम में सुअर से लगाव होता है उन चीजों का, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बात एक दूसरे की। और कॉन्ट्राडिक्ट होने से क्या हो गया था, एक धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया था उसने। और बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है 1856 में हुआ था, उस समय क्या था, ब्रिटिश काल का समय था।
ब्रिटिश काल में ऐसी ऐसी, क्योंकि ब्रिटिश जब भारत में आए थे वो एक कंपनी के रूप में भारत में आए थे। जैसे हमने देखा 1498 में जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पे उतरा, तो उसने यहाँ का जोग्राफिकल, यहाँ की कंडीशन, क्योंकि मसालों के लिए हमारा साउथ इंडिया मसालों की विशेषता के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व भर में हमारे साउथ इंडियन, हमारे दक्षिण भारत के मसाले विश्व भर में प्रसिद्ध है। और देखा जाए तो यूरोप में मुख्यतम जो वहां का जो मौसम है वो सर्दियों का रहता है, और सर्दियों के मौसम में क्या होता है, स्पाइसी यानी कि मसालों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है उनको। तो वो उस पर्पज में वहां की कंपनी है, क्योंकि यूरोप का खुद का जोग्राफिकल कंडीशन इतनी तो अच्छी है नहीं, क्योंकि भारत की जितनी, एक तो जो भारत का खुद, भारत को उपमहाद्वीप भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऋतुएं हैं, मानसून आता है यहाँ पे। भारत की खुद की जो भूमि है वो काफी उपजाऊ है। तो ऐसे विभिन्न कारण थे जब यूरोपियन कंपनी भारत की ओर अग्रसर हुई, उन्होंने भारत के अंदर अपने हित देखे और अपने हितों को पूरा करने के लिए वो कंपनी भारत के अंदर स्थापित हुई। और स्थापित होने के बाद में उन्होंने भारत के अंदर उतना शोषण किया कि एक समय में आके, पहले जब जिस टाइम पे ब्रिटिश भारत में आए थे, या जब यूरोपियन कंपनी, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, फ्रांसीसी हो, ब्रिटिश हो, जितनी भी कंपनियां थी, जब जिस टाइम पे भारत में आए थे, तो वो अपने को, यानी कि भारत के पास में वो सोना चांदी हीरे जवाहरात लेके आते थे, और भारत से वो क्या लेके जाते थे, मसाले लेके जाते थे, खाने की सामग्री लेके जाते थे। तो भारत उस टाइम पे क्या था, समृद्ध था, सोने की चिड़िया तभी बोला जाता है भारत को, क्योंकि भारत क्या था, अपने आप में संपन्न देश था। सभी जरूरतें जो भारत की है वो भारत के अंदर ही पूरी हो जाती थी। यही भी एक कारण है। तो जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने हित देखा अपना, हित के बाद में उन्होंने अपनी कंपनी, अपनी व्यापारिक कोठी भारत में स्थापित की, और व्यापारिक कोठी के माध्यम से उन्होंने देखा कि भारत का शोषण करना कितना आसान है, क्योंकि भारत एक संपन्न देश है। शोषण कहाँ पे होगा, शोषण वहीं पे होता है जब जहाँ पे कोई भी चीज की प्रचुरता होती है, किसी भी चीज की। क्योंकि शोषण किस चीज का हो रहा था, क्योंकि जितनी भी वो थी व्यापारिक कंपनियां, वो कंपनियां थी, और जिनका मकसद क्या था, भारत से व्यापार करना। और व्यापार किन चीजों का होता है, वस्तुओं का, सेवाओं का आयात, आदान प्रदान होता है उसमें। भारत एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उस टाइम पे स्थापित था। भारत का जो व्यापारिक जो घाटा बोला जाता ना, उस टाइम पे भारत का हमेशा से प्रॉफिट का बिजनेस था उसका, भारत का विभिन्न देशों के साथ में। और उस समय माना जाता कि विश्व की 25% अर्थव्यवस्था भारत खुद अकेला कंट्रोल करता था उस चीज को। तो मान सकते हैं कि हम भारत की पूरे विश्व स्तर पर कितनी ज्यादा ख्याति थी। दो ऐसे कॉन्टिनेंट थे एशिया महाद्वीप में, चीन जिसका 35% योगदान था पूरी इकोनॉमी में, और भारत जिसका 25+ का प्रतिशत का योगदान पूरी जीडीपी पे था। तो ऐसे कारण थे जो यूरोपियन जो जितनी भी कंपनियां वो भारत के अंदर आई, और भारत में आने बाद में उन्होंने शोषण इस तरह किया कि भारत को कंगाल राष्ट्र के रूप में उन्होंने स्थापित करने का काम किया। हर उनकी वो पॉलिसी जो वो लेके आए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डाकघर हो, चाहे उनकी सिविल सर्विस हो, क्योंकि सिविल सर्विस क्यों लेके आए वो, सिविल सर्विस लाने का कारण था उनका भारत में एक ऐसा मध्यम वर्ग या एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश की तरह सोच सके, ब्रिटिश की तरह काम कर सके। और लेकिन उनका ज्योग्राफी, क्योंकि भारत का जो वातावरण है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग वातावरण है, यहाँ के लोगों की काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो उनको ऐसे लोग तैयार करने थे मानसिक रूप से, ताकि वो ब्रिटिश कंपनी की मदद कर सके हर उसमें, किसी जो वो कोई भी काम हो, चाहे वो व्यापारिक काम हो, चाहे वो सैनिक का काम हो। सैनिक की बात की जाए तो हम देखते हैं 1857 की क्रांति में लगभग 4 लाख सैनिक कौन है, इंडियन है, भारतीय सैनिक है। अगर रेशियो की बात की जाए तो 4:1 का रेशियो है उस टाइम पे, 1857 जब क्रांति होती है उस टाइम पे। तो ऐसे विभिन्न कारण थे जिसके द्वारा भारत का शोषण हो रहा था। दादा भाई नौरोजी ने आपकी जो उनका जो ग्रंथ है पॉवर्टी से जुड़ा हुआ, उसमें भी इन्होंने यही क्या बताया है कि कैसे भारत का जो धन है वो विदेशों की तरफ जा रहा है। जैसे भारत है और भारत का धन कहां पे जा रहा है, यूके, इंग्लैंड में जा रहा हो सारा का सारा पैसा, उसके ऊपर उन्होंने बताया था। तभी बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्ति, क्योंकि 1885 में हम क्या देखते हैं, 1885 का समय वो समय है जब भारत में क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। एओ अयूम के द्वारा क्या किया गया था, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश का मानना था, वैसे इसके ऊपर विभिन्न इतिहासकारों का अपना अपना मत है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश के ही दिमाग की उपज था, क्योंकि भारत में कोई भी ऐसा राजनीतिक संगठन नहीं था जो अपनी मांग, क्योंकि 1885 से पहले क्या हो गया था, 1857 का क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। 1857 के विद्रोह होने से ब्रिटिश को पता लग गया था कि भारत में शासन करना बहुत दुर्लभ है,
क्योंकि उससे उनकी कमजोरियां सामने आने लगी थी। और ऐसे अनेकों ऐसे कारण थे, जैसे इथोपिया का इटली के ऊपर विद्रोह करके इटली को पराजित करना, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता उस चीज पे, क्योंकि इटली एक काफी बड़ा समृद्ध देश है यूरोप का, और इथोपिया क्या है, एक छोटा सा देश है जिसकी न कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन इतनी अच्छी है और न उसके पास में इतने रिसोर्सेज है कि वो इटली जैसे देश को पराजित कर सके। लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद बोलता है ना कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना आती है जो दो धारी तलवार बोला जाता है राष्ट्रवाद को। अगर उसने अच्छा काम किया, अगर वो पॉजिटिव वे में है तो एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, अगर वही राष्ट्रवाद अगर नेगेटिव वे में है तो वो किसी भी राष्ट्र का खंडन कर सकता है। जिसका एग्जाम्पल हमें फासिज्म, इटली का जो इटली में हमें इस चीज का देखने को मिलता है कि कैसे इटली जैसा देश अपनी अखंडता खोने के बाद में भी एक देश के रूप में एक उभर के सामने आता है। तो ऐसे अनेकों कारण है। हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थापना का मकसद अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से दिया है इसका विवरण। एक तो विवरण इन्होंने यह दिया कि यह कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश के दिमाग की उपज थी, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि एक ऐसा संगठन स्थापित हो जो हिंदुत्व की मांग, या हम कहें उसको भारतीय की मांग, क्योंकि जो उन्हें एक्चुअल में जो चाहिए था, क्या प्रॉब्लम है, क्या वो देश क्या भागीदारी चाहते हैं वो सरकार में, ऐसी संस्था बनाई जो अपने विचार अपने मत प्रस्तुत कर सके, जिससे आने वाले समय में 1857 जैसी विद्रोह नहीं हो पाई। उनको रोकने के लिए एयो अयुंग, जो कि एक स्वीडिश व्यक्ति थे, जिनको इसका कार्य सौंपा गया और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन इसका एक अन्य मत यह भी है, कांग्रेस की स्थापना होने का कारण क्योंकि उस टाइम भारतीय कोई राजनीतिक या भारतीय को कोई ऐसा राजनीतिक दर्जा नहीं था जो अपनी बात रख सके। तो कांग्रेस एक भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन था, जिसमें काफी विचारधाराएं, यानी कि काफी लोग एक विचारधारा के ऊपर इकट्ठे हुए। और वो विचारधारा क्या थी? स्वराज्य की मांग। क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने भी अपने ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया है। स्वराज्य का जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया है दयानंद सरस्वती जी लेके आए हैं। और स्वराज्य क्या होता है? स्वधर्म, यानी कि खुद का शासन। अगर उसको राजनीतिक रूप से देखा जाए और नैतिक रूप से देखा जाए तो वो क्या था? स्वधर्म। और स्वधर्म क्या होता है कि हमारी भावनाएं हमारे लिए, अपने देश के लोगों के लिए, वो होता है स्वराज्य। तो कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे ये दो मत काम करते हैं। फिर क्या होता है? कांग्रेस की स्थापना के बाद में कांग्रेस को कोई शुरुआत में कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिला था उस चीज का। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि कांग्रेस की जो शुरुआती जो नीतियां थी, कांग्रेस की जो शुरुआती नीतियां थी वो दो विचारधाराओं पे काम करी थी। पहली विचारधारा थी उसकी उदारवादी, जिसका समय रहा है उदारवादी का जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 से लेके 905, यानी कि यह वैसा समय है। क्योंकि ये टाइम क्यों डिनोट हो रहा है? हिस्ट्री में मैं आपको बताता हूं कि हिस्ट्री में काल का विभाजन महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि वो काल का विभाजन ही होता है जब हमें एक युग से दूसरे युग में जाने को देखने को मिलता है कि वो क्या परिवर्तन रहे हैं। क्योंकि बेसिकली हिस्ट्री पढ़ाने का या पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या होता है? चेंज को देखना, कि कोई भी पॉलिसी आई है, चाहे वो आज की गवर्नमेंट क्यों ना लेके आई हो, कोई भी पॉलिसी, चाहे वो किसी भी समय की पॉलिसी क्यों ना हो, उस पॉलिसी के ले आने के बाद में समाज में क्या सुधार हुआ उस चीज का, वो मुख्य रूप से देखा जाता है उस चीज में। फिर क्या है? उदारवादी का जो समय रहा वो 1885 से लेकर 1905 तक का रहा है। उदारवादी में कौन कौन से थे? उदारवादी में थे दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या थे? सब उदारवादी विचारधारा के थे। और उदारवादी विचारधारा वह विचारधारा होती है जो अपनी किसी भी मांग को अनुनय विनय के द्वारा, यानी कि रिक्वेस्ट के द्वारा किसी भी मांग को मनाने का काम कौन करेगा? उदारवादी विचारधारा करेगी। लेकिन फिर ये इसका समय क्या है? 1885 लेके 1905 तक का समय रहा है। उसके बाद में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि वो उदारवादी विचारधारा एक अलग विचारधारा में तब्दील होगी? उसके पीछे का कारण क्या था? 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। देश में सांप्रदायिकता का इतना बड़ा माहौल पैदा हो गया था, जिससे क्या था? देश में सांप्रदायिकता फैलने लगी थी। लोग अपने अपने हित के लिए लड़ने लगे थे। अपना अपना हित क्या था कि उसमें वो एक भारतीय दृष्टिकोण से अच्छा नहीं था वो दृष्टिकोण। क्यों? क्योंकि वो अपना अपना हित क्या था, जो दलित जो समाज था वो अपने हित के लिए लड़ने लगा था कि भाई मेरा भी कुछ अधिकार है, उसको सामने लाया जाए। वो अपनी, यानी कि क्या, एक व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने लगा था, हर एकजुटता नहीं दिखने लगी थी। तो लेकिन वो कारण क्या था उसके पीछे? उदारवाद ने हमेशा किस नीति को फॉलो किया है? वो थी अनुनय विनय की नीति। यानी कि
एक पत्र लिखा जाता था ब्रिटिश के पास में। उनका मानना था कि अगर हम ब्रिटिश के पास में अगर पत्र या अनुनय विनय करेंगे तो उससे कुछ समाधान सामने निकल के आएगा और ब्रिटिश हमारी सुनाई, ब्रिटिश जो अधिकारी है या उस समय के जो वायसराय है वो हमारी मांगों को जरूर सुनवाई करेगा। लेकिन ऐसा था नहीं ना, क्योंकि वो ब्रिटिश जो मानसिकता है वो अलग है, क्योंकि उनका तो एक जुड़ाव ही नहीं था भारत में, कभी जुड़ाव ही नहीं हुआ ब्रिटिश का, क्योंकि वो एक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और व्यापार करना ही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। फिर आती है सामने 1905 से लेके उग्र राष्ट्रवाद, जिसका समय रहा है 1905 से लेके 1817 का समय। ये ऐसा समय था जब कांग्रेस के ऊपर तो किसका हो गया था, उग्र राष्ट्रवाद का हो गया था। और उग्र राष्ट्रवादी कौन थे, जिनको बोला जाता है लाल, बाल और पाल और अरविंद घोष। अरविंद घोष, लाल हो गए लाला लाजपत राय, पाल हो गए विपिन चंद्र पाल और पाल हो गए विपिन चंद्र पाल, बाल हो गए बाल गंगाधर तिलक, जिसकी आज चर्चा हम करने वाले हैं। बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, इनकी क्या थी, ये अनुनय विनय की नीति को भिक्षावृत्ति की नीति मानते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश के सामने अनुनय विनय करने से कभी भी स्वराज्य का उद्देश्य या स्वराज्य का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें यथार्थवाद की नीति को अपनाना पड़ेगा। और यथार्थवाद क्या होता है, अपनी मांग को अपने हिसाब से उसको, क्योंकि उनका मानना था ना कि स्वराज्य, हमारा देश, हमारी भूमि, हमारा कल्चर, उसके ऊपर कोई दूसरा क्यों रूल क्यों कर रहा है, क्योंकि हम खुद सक्षम है उस चीज में, देश को चलाने में। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये अपने कॉन्सेप्ट में वैदिक अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट लेके आ गए थे। क्योंकि वैदिक अद्वैतवाद में एक भारत का जो एंशिएंट जो लिटरेचर है ना, साहित्य है जो भारत का, जिसमें वैदिक ग्रंथ भी आ गए, उपनिषद भी आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ भी आ गए, और उस समय उसके बाद शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, या जो समकालीन जो उस प्राचीन काल में जो फिलोसफर रहे हैं, जो दर्शन शास्त्री रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट लेके आ गए। उनका मानना था कि भारत में खुद इतने बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, वर्धन वंश है, या दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की बात की जाए, चोल साम्राज्य विश्व का सबसे पहला ऐसा साम्राज्य है जो अपने साम्राज्य में पंचायती राज का कॉन्सेप्ट लेके आया है। तो कितनी बड़ी बात है ये कि ऐसा दर्शन जो हमारे पास में है, दर्शन ही नहीं, ऐसा साहित्य हमारे पास में है। और साहित्य क्यों लिखा जाता है, क्योंकि साहित्य समकालीन घटनाओं को देखकर ही लिखा गया होता है। वो नहीं किसमें कल्पनाओं का होता तो है, लेकिन वो समकालीन दृष्टिकोण के आधार पर लिखा गया होता हो, एक राजनीतिक या जो फिलहाल जो सत्ता में है उनके आधार पर लिखा जाता हो। तो वैदिक अद्वैतवाद का मत लेके आए कि हम प्राचीन काल में हमने इतने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए हैं, तो उसमें ब्रिटिश ने हमारी मदद की नहीं, ब्रिटिश ने हमारी मदद नहीं की, तो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बने थे, जैसे मौर्य साम्राज्य है। अभी लेखों के माध्यम से उसकी हमें विवरण मिलता है कि अशोक का कितना बड़ा साम्राज्य था, कितने वर्षों तक उसने शासन किया। तो इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, और उसका जागृत करने का काम किसने किया, बंगाल जो उस टाइम की जो बंग आंदोलन है उसने, और जो कांग्रेस में विभाजन होने से, यानी कि गरम दल और नरम दल को विचारधारा है, अनुनय विनय नीति के विरोध में जो गरम दल के नेता से जो मानने लगे थे कि हमें अपनी क्रिया के ऊपर हमें प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, तब हमारी मांगे मानी जाएगी, और हमें स्वराज्य का लक्ष्य हासिल करने के लिए उदारवाद के कॉन्सेप्ट को छोड़कर उग्र राष्ट्रवाद के ऊपर आना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले बताया था कि राष्ट्रवाद वो भावना होती है जो लोगों में एक होने की भावना को जागृत करे, जिसके अंदर उग्र राष्ट्रवाद के अंदर हम 4 व्यक्ति को मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जिसमें लोकमान्य क्यों बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को, लोकमान्य होता है कि लोगों में जो मान्य हो, लोग यानी कि जो आम जनता जिसकी सुनवाई करे उसको लोकमान्य बोला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक हुए, लाला लाजपत राय हुए, अरविंद घोष हुए, विपिन चंद्र पाल हुए, ऐसे विभिन्न व्यक्ति थे जो उग्र राष्ट्रवाद की नीति को अपनाकर जिन्होंने भारत की राजनीतिक दिशा को ही बदलने का काम किया। तो आज की क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, और जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व, उसका राजनीतिक दृष्टिकोण, उसका भारतीय समाज में क्या योगदान रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राजनीतिक दशा में क्या उनका योगदान रहा है।